हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में एक बार हमने क्या रिकैप पढ़ा था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशंस क्या होती है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड देन फिर हम लोगों ने जाना था कि पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, पार्टनर दो या दो से अधिक बंदे जब मिलकर एक बिजनेस करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, यहां तक अपना काम हो गया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक चीज। हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन पढ़े थे, उसी के अंदर की बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड का मतलब है पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब जो है ना, पार्टनरशिप डीड जो है ना, एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है, जो बिजनेस के जितने भी बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, जितने भी उनके एग्रीमेंट्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सारी चीजें डिटेल में लिखे होते हैं। मतलब वो लोग किस तरह से बिजनेस करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। क्योंकि भाई देखो, एक्चुअली होता क्या है, जब कभी कोई एक बंदा किसी प्रकार का काम करता है, अगर एक आदमी बिजनेस कर रहा तो उसको किसी प्रकार के नियम कायदे वगैरह की जरूरत नहीं हो। जब मर्जी तब आके शॉप ओपन करे, जब मर्जी जब शॉप को बंद कर दे, अकाउंट्स रखना है रखे, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है करे, नहीं करना है कैलकुलेट ना करे। वो अपने नहीं, उसके लिए नियम कायदे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद मालिक है। जो उसका मन करेगा वो करेगा, जब मर्जी जब चाहे वो आके बिजनेस से कुछ भी चीज विड्रॉ करके ले जाएगा अपने घर, जो चाहे अपने घर से बिजनेस में पैसा लगा भी देगा। तो उसको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब दो बंदे काम कर रहे हैं, बिजनेस में जब दो लोग इन्वॉल्व हैं या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं, जब दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब फिर वहां पे नियम कायदे की जरूरत पड़ती है। क्योंकि दो लोगों की सोच अलग अलग होती है। हर किसी की सोच एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, सबकी सोच क्या होती है? अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इनकी सोच को एक कौन करता है? इनके बीच का एग्रीमेंट। तब फिर वहां पे रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है। तो इस रूल्स रेगुलेशन में यही लिखा जाता है कि भाई पार्टनर लोग किस तरह का बिजनेस करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, कितना कैपिटल लगाएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो कौन कितना प्रॉफिट लेगा, किस रेशियो में लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर कोई पार्टनर काम करेगा तो उसको क्या सैलरी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फ्री में काम करेगा, पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं तो कितना ड्राइंग्स करेंगे। ये सारे रूल्स रेगुलेशन डिटेल्स सब इस पार्टनरशिप डीड में होते हैं। एक तरह से बोला जा सकता है कि पार्टनरशिप डीड एक तरह का रिटन एग्रीमेंट है, लिखित में एग्रीमेंट है। पूरी सारी बातें लिखी होते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन नोट कर लेते हैं, और अंत में पार्टनर लोग का क्या होता है? साइन होता है। और इसकी जो मेन कॉपी है वो पार्टनरशिप फर्म के सेफ में होती है, और एक एक कॉपी हर एक पार्टनर को मिल जाती है। तो चलिए आज हम बिना लेट किए जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। इस पार्टनरशिप डीड जो एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती है। तो देखिए, सबसे पहला द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। सबसे पहला इस पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है? पहला, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। इस पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला टॉपिक तो होता है कि फर्म का नाम क्या होगा, नाम क्या है, और उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सारे डिटेल्स उसमें लिखे होते हैं। ठीक है। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। उस बिजनेस में जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व है, तो उस पार्टनर जो पार्टनर इन्वॉल्व है उनका नाम, उसका सही नाम, उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें पूरा डिटेल उसका क्या होता है, उसमें एंट्री हुआ रहता है। ठीक है। द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, वो किस प्रकार का बिजनेस करेंगे, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस करेंगे, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस करेंगे या माल को खरीद कर बेचने वाला बिजनेस करेंगे, मतलब कंप्लीट गुड्स को खरीद के बेचने वाला बिजनेस करेंगे, या कुछ सर्विस वाला बिजनेस करेंगे। मतलब बिजनेस का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, कैसे करेंगे, उस बिजनेस का नेचर क्या होगा, स्कोप क्या होगा, क्या वो बड़ा लेवल पे बिजनेस करेंगे, छोटे लेवल पे बिजनेस करेंगे, क्या वो कंट्री के लेवल पे बिजनेस करेंगे, या फिर वो स्टेट के लेवल पे बिजनेस करेंगे, या फिर वो लोकल मार्केट में ही सीमित रहेंगे। ये सारी बातें इस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। देन फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, बिजनेस में कितना कैपिटल लगाएगा। जरूरी नहीं कि हर पार्टनर बराबर से कैपिटल लगाए, कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगा सकता है, कोई पार्टनर कम कैपिटल लगा सकता है। वो उनके बीच का उनके डीड के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले बच्चों को जानना पड़ेगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। सुनना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये बिजनेस होता है, ये फर्म है और ये पार्टनर्स है। ये फर्म है और कौन है? ये पार्टनर्स है। अब देखो होता क्या है, पार्टनर लोगों ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया। बदले में क्या मिलेगा इनको? भाई बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो बदले में कैपिटल किस आशा से लगाया? तो उन्होंने
प्रॉफिट कमाने के आशा से लगाया कि इनको प्रॉफिट मिलेगा। कॉमन सी बात है, लॉस हुआ तो लॉस भी मिलेगा। मतलब अगर बिजनेस में कोई भी कैपिटल आप लगाओगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कई बार पार्टनर ना कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच लेते हैं। पार्टनर क्या बोलते हैं, ठीक है भाई हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, हमने पैसा लगाया, ठीक है, पैसे भी किसके पास पड़े हुए हैं? फर्म के पास पड़े हुए हैं। वो बोलता है आप इस पैसे से बिजनेस करोगे, हमको प्रॉफिट दोगे, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन हमको प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी चाहिए, हमको कुछ और भी चाहिए। आपने हमारा पैसा रखा है ना, तो इस कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट दो। यानी कि देखो पार्टनर मालिक होते हुए भी बेचारे लोग, मतलब मालिक होते हुए बेचारे फर्म से ये लोग इंटरेस्ट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? इंटरेस्ट मांगते हैं। और फर्म देता है भैया, मालिक जो बोले करना पड़ेगा, और फर्म उस पर इंटरेस्ट क्या कर रहा है? दे रहा है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है? यहाँ पे देखिए फर्म पार्टनर लोग को दे रहा है। क्योंकि देखो इंटरेस्ट कौन देता मालूम है? जिसके पास पैसा पड़ा होता है वही इंटरेस्ट देता है। जिसके पास पैसा होता है, जैसे जिसके पास पैसा पड़ा वही इंटरेस्ट देगा। सपोज मैं आपको अगर 10,000 रुपए दूं, बोलो इंटरेस्ट कौन देगा? आप मुझे दोगे, क्योंकि पैसा आप रखे हो, मेरा पैसा यूज आप कर रहे हो, या आपने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, तो कौन रखा है पैसा? मैं। तो इंटरेस्ट कौन देगा? फिर मैं दूंगा। तो जो पैसा रखा हुआ है, पैसा कौन रखा है? फिलहाल फर्म रखा है, तो फर्म क्या करेगा? पार्टनर लोगों को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक तरह का ये एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस। तो इसी के बारे में रूल रेगुलेशन बने होते हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म से क्या करेगा? कैपिटल देगा, तो क्या उस पर इंटरेस्ट का प्रोविजन है? अब कई अच्छे पार्टनर होते तो इंटरेस्ट नहीं मांगते हैं, और कई लोग बहुत ज्यादा ही चिंदी चोर टाइप के होते हैं, तो फिर भाई वो इंटरेस्ट भी मांगते हैं, प्रॉफिट भी मांगते हैं, साथ में क्या मांगते हैं? इंटरेस्ट भी मांगते हैं। ठीक है। अब अगला होता है ड्राइंग्स। अगला क्या बात करते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में तो आपको पता है, जब बिजनेस का ओनर, बिजनेस का जब ओनर, ये देखो ये ओनर है और ये बिजनेस है, जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल पर्पस से कुछ भी चीज विड्रॉ करता है, उसको अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। ये हमने 11th क्लास में सीखा था, याद है? तो यहाँ पे पार्टनर मालिक है, यहाँ पे ओनर कौन है? पार्टनर है। तो जब बिजनेस का पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस से कुछ चीज बिजनेस से निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। देखो पैसा कौन रखा है? ये रखा है, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टनर है, यहाँ तो बहुत सारे मालिक है, तो भाई इसके बारे में भी रूल्स बना होता है। क्यों रूल बनेगा भाई? इसलिए क्योंकि भाई एक पार्टनर देखा कि अरे भाई पार्टनर ए ने 10,000 रुपये ड्राइंग किया साल भर में, तो बी बोलेगा मैं काहे पीछे हूँ, मैं भी मालिक हूँ, उसने ही 15,000 का ड्राइंग कर लिया। फिर ये सोचा अरे 15,000 का ड्राइंग करना है तो मैं भी क्यों ना पीछे हटूँ, वो 20,000 का ड्राइंग कर लिया। तो ऐसे करके सब ड्राइंग्स करते जाएंगे तो बिजनेस कहाँ से करेंगे? तो ड्राइंग्स के बारे में रूल्स रेगुलेशन बना दिया जाता है, बनाते उन लोग कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस में क्या वो ड्राइंग्स होगा, और ड्राइंग्स करेंगे तो कितना करेंगे कि लिमिट वगैरह सेट कर देते, उसके बारे में पूरा उन लोग नियम कायदे बना लेते हैं। नंबर 7 आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे भी रिलेटेड इन लोग, इससे भी रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं कि भाई देखो अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस से बिजनेस से कुछ भी चीज विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो पैसा कौन रखा? बोलो पार्टनर रखा है। तो इस बार इंटरेस्ट कौन देगा? ये देगा। इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर देगा, फर्म को पार्टनर देगा। तो यही रूल होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में ड्राइंग्स करता है तो क्या उससे इंटरेस्ट वसूला जाए? इसके बारे में इसके रूल्स रेगुलेशन, वसूला जाए तो किस परसेंटेज से वसूला जाए, उसके लिए पूरा रूल्स रेगुलेशन इसमें लिखा होता है। समझ में आ गया? नंबर 8 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट किस तरह से लोग बांटेंगे? क्या इक्वल इक्वल बांटेंगे? क्या कैसे बांटेंगे? वो सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे 3 पार्टनर है ए, बी और सी। जैसे मान लो इनका रेशियो 2:1 है। इसका मतलब समझे? सबको जोड़ो, 2, 2, 4 और 1, 5। मतलब ये कि अगर प्रॉफिट 5 रुपये होता है तो उसमें से 2 रुपये ए रखेगा, 2 रुपये बी रखेगा, और सी जो रखेगा 1 रुपये रखेगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ भी हो सकता है, 3:2:1, 2:2:5, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। वो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, अभी उतना दिमाग मत लगाओ। अब बात आती है सैलरी की। सैलरी मतलब रेम्युनरेशन। एक तरह का क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब बच्चों एक तरह का पारिश्रमिक होता है। सैलरी वगैरह, फीस वगैरह, बोनस, कमीशन सब इसी में आ जाता है। सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन सब रेम्युनरेशन में आ जाता है। देखो भाई फर्म है, फर्म में बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, पार्टनर लोगों का, पार्टनर मालिक है। मान लीजिए जैसे यही फर्म है, अब इसमें 2 पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, और इसमें फर्म है। अब मान लो पार्टनर, कोई पार्टनर ऐसा है, ए जो है फर्म में पूरा काम कर रहा है, बी अपने घर में बैठा है। रूल है ना कि भाई पार्टनर को काम भी करना है फर्म में, या तो दोनों काम करे या कोई एक भी काम करे तो चल जाएगा। तो इसमें से मान लो ए बेचारा पूरा अपना समय दे रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है फर्म में, दिन भर फर्म में आता है, पूरा बिजनेस देखता है। बी कुछ नहीं करता, वो अपने घर में बैठे रहता है, कोई और काम करता है, पैसा लगा दिया, बैठा है वो। तो सवाल उठता है क्या ये बंदा काम कर रहा है फर्म में, अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसके काम के बदले में क्या उसको रेम्युनरेशन दिया जाएगा, या किसी प्रकार का पारिश्रमिक या कोई बोनस, सैलरी, फीस, कमीशन कुछ दिया जाएगा क्या? इसके बारे में जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो किस में बने होते हैं? सैलरी वगैरह पॉइंट होता है कि मतलब इसमें ये रहता है कोई भी पार्टनर अगर कोई काम कर रहा है तो क्या उसको रेम्युनरेशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, वो सारे रूल रेगुलेशन पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। देन फिर होता है गुडविल।
यार गुडविल अभी आपके समझ में नहीं आएगा, छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसका पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, देखेंगे अपन। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मतलब फर्म लोग कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ईयर के बेसिस पे करेंगे, ईयर के बेसिस पे करेंगे, या इन लोग हाफ ईयरली प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। पढ़े थे ना अपन 11th में कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे होता है, या तो साल में एक बार आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं। तो कौन सा रूल रेगुलेशन लोग फॉलो करेंगे, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करेंगे, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे, इसके बारे में सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें लिखे होते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कई बार क्या होता है, पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट करते तो एक ड्यूरेशन के हिसाब से स्टार्ट करते, सोचते हैं चलो यार अपन एक काम करते 2-4 साल बिजनेस करके देखेंगे, उसके बाद नहीं चला तो बंद कर देंगे, एक ड्यूरेशन होता है। तो उसके बारे में भी तो हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो पार्टनर लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से नियम कायदे बनाते हैं। ये मैंने उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया जो मेन होता है, ये आपके एग्जाम में लिखने को आएगा, आपके एग्जाम में कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी जाती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, और एग्जाम में जब नोट करोगे तो ऐसे लिख के मत आ जाना, उसको अंदर में डिटेल भी करना। जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ, मैं कोई भी पॉइंट पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने पॉइंट लिखा है जैसे नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द पार्टनर, तो एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही लिख के मत आ जाओ। अगर 5 पॉइंट लिख रहे हो तो उसके अंदर 4 लाइन 5 लाइन का एक्सप्लेन करो। जैसे पहला हेडिंग डालो, पहले नंबर 1 मेन हेडिंग डालिए, ऐसा मेन हेडिंग डाले, और मेन हेडिंग डालने के बाद यहाँ से अपने कॉपी में कम से कम 4 से 5 लाइन एक्सप्लेन करो, ऐसा एक्सप्लेन करो, फिर नंबर 2 करके। तो ये एक्सप्लेन करना है, मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा तो भैया फिर तो पढ़ चुके है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल पार्टनरशिप डीड के बारे में जान गए, क्या जाने, ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। पार्टनरशिप डीड एक तरह का रिटन एग्रीमेंट है, ओके, जो पार्टनर लोग के बीच में एक तरह का समझौता होता है, बस वो एग्रीमेंट कर लेते हो लोग रिटन में क्या क्या होना है, और पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें लिखी जाती है, दैट्स इट, खत्म बात। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक सीखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब आप बोलोगे सर अब अभी नया पचड़ा क्या लेकर आ गए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। टेंशन मत लो, सब बताते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने क्या देखा, पार्टनरशिप में हमने देखा कि एक पार्टनरशिप फर्म होता है और उसके पार्टनर्स होते हैं, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। तो हमने क्या देखा, पार्टनर्स फर्म होता है और उसके कुछ क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। तो इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होता है। पहली बात तो ये है कि इस पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें क्या क्या रूल है कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। इसके बाद हमने देखा था कि इनका प्रॉफिट होना चाहिए, लीगल एंटिटी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग आपस में प्रॉफिट बांटते रहना चाहिए, है ना। एक सबसे मेन हमने फीचर देखा था उसमें, सबसे मेन फीचर, और वो था अनलिमिटेड लायबिलिटी। याद आया क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बस यही से ये जो है ना पार्टनरशिप पनपा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो पनपा है ना, वो अनलिमिटेड की वजह से पड़ा। एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स था जो था अनलिमिटेड लायबिलिटीज। मेरे ख्याल से जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी आपको भी थोड़ा सा खटका होगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में मैंने क्या बताया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में क्या बताया था कि अगर कोई बिजनेस है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस है और उसमें बिजनेस का कोई भी ऑनर, अगर एक से अधिक ऑनर है तो फिर वो पार्टनरशिप बन गया। अब चलो पार्टनरशिप पढ़ो तो पार्टनरशिप के हिसाब से देखते हैं। तो ये पार्टनर लोगों ने इसमें कुछ कैपिटल लगाया, जैसे मान लीजिए पार्टनर लोगों ने कुछ कैपिटल लगाया, मान लीजिए दोनों ने मिलकर 10,000 रुपए कैपिटल लगाया, ठीक है, सपोज 10,000 रुपए कैपिटल लगाया। चलो डिजिट थोड़ा बढ़ा देते हैं, आप लोग पैसे वाले हो। चलो 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया, ठीक है। इन्होंने मिलकर कितना कैपिटल लगाया, 1 लाख। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये कि कल को अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इनको मिलेगा, नो डाउट, लेकिन लॉस भी हुआ तो इनका लॉस डूबेगा। लॉस हुआ तो 1 लाख तो डूबेगा ही डूबेगा। साथ में अगर कुछ पैसा कम पड़े, बिजनेस अगर बंद हो रहा और पैसा कम पड़े तो 1 लाख तो जो लगाए थे तो डूबा ही डूबा, साथ में इनको अपने घर से भी पैसा लाके डुबाना पड़ेगा। मतलब ये है कि इनको तब तक बिजनेस में पैसा लगाते रहना है जब तक वो बिजनेस का पूरा लायबिलिटी लोग क्लियर ना कर दे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब मालिक को तब तक पैसा बिजनेस में लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ जब तक कि बिजनेस को आप सारे लायबिलिटीज को क्लियर ना कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। उसी जगह सॉरी अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसी जगह एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब बिजनेस में कोई पार्टनर लोग पैसा लगाते हैं, जब भी कोई पार्टनर्स लोग बिजनेस में पैसे अगर लगाते हैं
तो जब पैसे लगाएंगे तो अगर मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया, अगर 1 लाख रुपए लगाया तो कल को बिजनेस को लॉस हुआ या लाइबिलिटीज वगैरह हुआ तो उनका 1 ही लाख रुपए डूबेगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगी, उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसमें एक खामी क्या थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इससे क्या होता था, पार्टनर लोग को तब तक पैसा लगाना जब तक कि बिजनेस पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है, और एक बात बताऊं, इसमें और एक लोचा था। क्या प्रॉब्लम था पता है? इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि मान लीजिए ये पार्टनर, मान लो 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी है। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला कि पार्टनर लोग का ऐसा होता है कि अपना लायबिलिटी क्लियर करने के लिए उनको पर्सनल प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ती है। अब मान लो इसके पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस बेचारे के पास कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी, मान लो इसके पास 15 लाख की पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसके घर की प्रॉपर्टी 15 लाख है, इसका खुद का अपना कमाए वो 15 लाख है, और इसके पास देखिए इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी इस बेचारे के पास कुछ है नहीं, 1 रुपया ढीला नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब बिजनेस में लोग पैसा लगाते, चल रहा था बिजनेस। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या होता था कि जब लॉस का सिचुएशन आता था और कंपनी फर्म के लायबिलिटीज को क्लियर करने वाली जब बात आती थी, तो पार्टनर ए जो है वो पूरा कर रहा है और कल को पैसा कम पड़ेगा तो पार्टनर ए ला सकता है ना, तो पार्टनर ए के ऊपर दारोमदार आता। अब पार्टनर बी क्या ला पा रहा है? नहीं, पार्टनर बी तो डिफॉल्टर हो गया, उसके पास तो कोई पैसा नहीं है, तो पूरा लॉस की जिम्मेदारी मालूम है, इसके भी लॉस की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी? ए के ऊपर। मतलब बेचारा ए अपना लॉस तो बियर कर ही रहा है, अब चूंकि दूसरे पार्टनर के पास पैसा नहीं है तो उसका भी लॉस भैया इसको वहन करना पड़ेगा। ये क्या नौटंकी हुआ? तो ऐसे ही नियम कायदा बना हुआ था पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले प्रॉब्लम की वजह से क्या किया गया मालूम? इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम इसको अलग कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया यार कुछ अलग लाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ये सब यही पॉइंट को देख के ना सब भागे जा रहे थे, यही रूल को देख के ना सब भाग रहे थे, पार्टनरशिप में कोई एंटर ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनको ज्यादा बेटर लिमिटेड लायबिलिटी लगता था। यार पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व मत करो यार, बिजनेस में भी हम पैसा लगा रहे हैं, एक लिमिट में पैसा लगा रहे हैं, जितना हम लगा रहे हैं उतने ही डुबाओ, लिमिटेड उतने ही डुबाओ, घर की प्रॉपर्टी मत लगाओ यार। यानी मैंने 100 रुपये अगर बिजनेस में लगाया तो मेरा 100 ही रुपये डूबेगा, अगर डूबने की नौबत आएगी, मेरा घर का ही पैसा पूरा लाखों रुपये थोड़े डुबा दूंगा मैं। तो ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट इज योर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लाया। और कब लाया? लिमिटेड पार्टनरशिप, इसके लिए पूरा अलग एक्ट बनाया गया। मतलब ये पार्टनरशिप 1932 में इंक्लूड नहीं है, बल्कि उससे बिल्कुल अलग है। ये आपके एग्जाम में 1 आध नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं पार्टनरशिप लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इंक्लूड तो नहीं, तो आप बोला नहीं बिल्कुल अलग है भैया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है तो पार्टनरशिप लायबिलिटी जो है, पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो अलग है। ठीक है, वो कहां से आया? नया एक्ट बना, उसके लिए नया किताब छापा गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 1932 में एक बना था, फिर 2008 में लाया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ने क्या किया मालूम है? जो खामियां 1932 में थी वो सारी खामियों को खत्म किया, और उस सारी खामियों को खत्म करते हुए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है ये? लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप उसको माना जाएगा जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड कैसे होता पता है? जब आप इस एक्ट के इस कानून के सारे नियम कायदों को अगर आप फॉलो करते हो, सारे नियम कायदों को आपका बिजनेस अगर फॉलो करता है, तो फिर आप ये कंपनी कहलाओगे, मतलब ये आप फर्म कहलाओगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, अगर इसके नियम कायदे फॉलो करोगे तो। ठीक है, क्या खास बात है? चलो पहले देखते हैं। नाम से ही समझ में आ जा रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसमें लायबिलिटी जो होगा, पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो पार्टनर लोग का लायबिलिटी होगा ना, जो पहले अनलिमिटेड होता था वो क्या होगा? लिमिटेड। मतलब उतना ही पैसा डूबेगा जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है, एक स्तर पे जितना कैपिटल लगाया है उतना ही पैसा डूबेगा, उससे ज्यादा पैसा इन लोगों का कभी भी डूबेगा नहीं। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, जब लायबिलिटी क्या होगा इनका? लिमिटेड रहेगा। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलो क्या क्या खास बात है समझते हैं। सबसे पहला नेचर, इसका क्या खास बात है? देखिए, नेचर ऑफ एलपीपी एग्जाम में लिखने को आ सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। बॉडी कॉर्पोरेट, लिमिटेड लायबिलिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? आपने कंपनी देखी है? कंपनी अब मैं देखो ये जब पढ़ाऊंगा तब ये अपने टॉपिक है, बट मैं सिर्फ आपको इतना नॉर्मल लैंग्वेज में इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, कोई बिजनेस होता है, एक छोटा सा बिजनेस होता है और बिजनेस का ओनर होता है। छोटा सा एक बिजनेस आपके मोहल्ले में और उस बिजनेस का ओनर होता है। कुछ भी गड़बड़ी होती है, अगर मान लीजिए आपने इस बिजनेस से कुछ माल खरीदा, अब वो माल आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और माल सही नहीं निकला, खराब माल था, गंदा माल था, तो ठीक है आप इससे जाके बोलोगे भैया माल वापस कर लो।
अब ये बोलेगा भाई मैं माल वापस नहीं करूँगा, चलो भगो यहाँ से, भगा देगा। तो आप इसके ऊपर किसके ऊपर केस करोगे? इसके बिजनेस के ऊपर, किसके ऊपर? ऑब्वियस सी बात है इस बंदे के ऊपर केस करोगे, क्योंकि जीता जागता इस बंदा जो है इस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकायदा इस बंदा क्या कर रहा है, इस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जो केस करोगे इस आदमी के ऊपर केस करोगे, ना कि इस बिजनेस के ऊपर केस करोगे। आई बात समझ में? ठीक है, इसको बोलते हैं, मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं जुड़ा हुआ होना। बिजनेस और बिजनेस का ऑनर आपस में क्या है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मतलब बिजनेस का ऑनर ही बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, लेकिन कंपनी क्या होती है मालूम? कंपनी मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर। जब भी कॉर्पोरेट की बात आए तो आपके दिमाग में कंपनी आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए? जब भी कॉर्पोरेट बोलूं मतलब कंपनी आनी चाहिए। कंपनी के साथ क्या होता है मालूम है? कंपनी होती है, कंपनी में बहुत सारे लोग पैसा लगाते, कंपनी के ओनर कौन होते पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कंपनी के साथ क्या होता है, कल को किसी कंपनी से अगर आप माल खरीदे, आपने कोई किसी भी कंपनी में, दिमाग में इमेजिन कर लो किसी भी कंपनी का नाम, उस कंपनी का नाम आपने, उस कंपनी से अगर कोई भी गुड्स आपने परचेस किया, तो कंपनी से गुड्स आपने परचेस किया और वो गुड्स आपके हिसाब से नहीं निकला, तब आप क्या करते हो? वापस करते हो। वापस नहीं करेगा फिर आप उसके ऊपर केस करते हो, कोर्ट केस करते हो। तो वहाँ पर आप क्या करते हो? उस कंपनी के मालिक के ऊपर के नाम से केस नहीं करते हो आप, बल्कि किसके नाम से केस करते हो? फलाना कंपनी के नाम से आप केस करते हो। इमेजिन करके देखो ना, खुद सोचिए ना। ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, तो आप क्या करेंगे? कंपनी के नाम से आप क्या करेंगे? केस करेंगे। इसको बोलते हैं सिर्फ कंपनी, यानी कंपनी का ओनर अलग है और कंपनी अलग है, मतलब कंपनी के ऑनर के ऊपर केस नहीं हो रहा है। अभी कंपनी का ऑनर कौन है पता ही नहीं। अभी आपसे पूछूंगा, बहुत सारी कंपनियां होती है, उसका एक आध ऑनर का नाम बताओ। जोमेटो कंपनी के ऑनर का नाम बताओ, अमेजॉन कंपनी के ऑनर का नाम बताओ, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको मतलब कंपनी से ऑनर कौन है आपको नहीं पता। लेकिन आपके गली मोहल्ले के दुकान का नाम आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसके मालिक का नाम जरूर पता होगा, है ना? अंतर है। तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। तो लिमिटेड, अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या होता था? ये सिस्टम चलता था, बिजनेस और बिजनेस का मालिक एक होता था, कल को केस भी करना होता था तो सीधा बिजनेस के मालिक के ऊपर केस किया जाता था। ठीक है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है? बिजनेस ही सब कुछ होता है, मतलब वही चीज़ है। सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट होता है, मतलब ये बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कल को केस अगर करना हो तो आप सीधा बिजनेस के ऊपर केस करेंगे, उसके पार्टनर लोगों के ऊपर कोई केस नहीं होगा। जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या होता था? केस बेचारे पार्टनर लोग के ऊपर होता था, क्योंकि अपन ने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, एजेंट ऑफ अ बिजनेस। वो लोग बिजनेस के एजेंट हुआ करते थे, रिप्रेजेंटर हुआ करते थे, तो मतलब पूरा चेहरा हुआ करते थे, फेस हुआ करते थे बिजनेस का, तो उनके ऊपर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे सीधा फर्म के ऊपर आएगा, बिजनेस के ऊपर आएगा। ठीक है, फर्म के ऊपर केस होगा जो भी होगा। ठीक, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि इस एक्ट में रजिस्टर्ड होना, इस एक्ट में रजिस्टर्ड होना, मतलब इसके नियम, इस एक्ट के सारे नियम कायदों को फॉलो करके इस एक्ट में वो लोग क्या है? रजिस्टर्ड है, मतलब उनका स्थापना इसी में हुआ है, जो उसका इंस्टॉलेशन हुआ है ना, जो इसका स्थापना हुआ है, वो इसी के अंदर में इनका इसका जो फाउंड जो इनका जो स्थापना हुआ है, इसी कैटेगरी के अंदर में क्या हुआ है? इसी एक्ट के अंदर में हुआ है। लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? वही कानूनी बात है। लीगल एंटिटी मतलब लीगल स्वामित्व, अस्तित्व एक तरह से। एंटिटी का मतलब होता है एक अस्तित्व, जैसे मेरा अस्तित्व है, आपका एक अस्तित्व है ना, अपना नाम है, हम भी अपने आप में सब एक अस्तित्व। वैसी कंपनी का अस्तित्व। पहले क्या होता था? जो भी केस होता था इसके ऊपर होता था, जो भी चेहरा होता था वो बिजनेस का ऑनर होता था। लेकिन इसमें क्या होगा? जो भी आपका चेहरा जो होगा, जो फेस होगा, वो कौन होगा? कंपनी ही होगा। जो भी केस करना है, अच्छी बातें करनी, बुराई करना, जो भी करना है आप इसी के ऊपर करोगे। जो भी डील फाइनल करना, माल खरीदना है इस कंपनी के नाम से बिल बनाओगे, माल बेचना है इस कंपनी के नाम से माल बेचोगे, आपको इसके ऊपर चेक इशू करना है तो इसी कंपनी के नाम से इशू करोगे, ओनर के नाम से नहीं करोगे। बट इसमें क्या होता था? ओनर के नाम से इशू होता था। ठीक है, सब कुछ। उसके बाद सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, बोल दिया ना मैंने, पार्टनर से क्या रहेंगे? ये सेपरेट रहेंगे, मतलब बिजनेस अलग और बिजनेस के पार्टनर क्या है? अलग है। ठीक, मतलब दोनों सेपरेट है, पहले एक होते थे। दूसरा, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ एलपीपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटी ऑफ द एलपीपी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। मतलब समझा रहा हूँ इसका क्या होता है। देखिए क्या होता है, पुराने वाले जो पार्टनरशिप जो सिस्टम है ना, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो चलता था, उसमें क्या होता था कि अगर कोई पार्टनर आता था, जैसे मान लो ये दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, मान लो बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके तमाम एसेट्स इन पार्टनर लोगों के और तमाम लाइबिलिटीज पे अधिकार किसका है? इन पार्टनर्स लोगों का है। सही बात है, सही बात है। अब क्या, और इनका कोई पार्टनरशिप डीड रहा होगा, ऐसे ही रहता है सिस्टम, बता रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ जाएगा। तो बिजनेस है और ये बिजनेस के पार्टनर लोग हैं, दो पार्टनर लोग हैं और इनका पार्टनरशिप है। अब बिजनेस के मालिक है, तो चूंकि बिजनेस के मालिक है तो तमाम एसेट्स के मालिक है, तमाम एसेट्स पे इनका हक है, तमाम लायबिलिटीज पे भी इनका हक है, और इनका एक डीड भी है,
अब क्या हुआ, सडनली एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है बिजनेस में, एक नया पार्टनर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो क्या होता है, रूल है 1932 वाले में, रूल है कि जब कभी कोई नया पार्टनर एंटर करता है ना, तो फिर ये भी मालिकाना हक पा जाएगा इससे। तो क्या होता है, पुराना पार्टनरशिप डीड को फाड़ के फेंका जाता है। ऐसा नहीं करता है कि उसमें कुछ समायोजन कर लेते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं, कुछ अमेंडमेंट ले आते हैं, ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, उस पुराने पार्टनरशिप डीड को लोग फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि ये दो लोगों की आम सहमति से बना था। अब वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नया डीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिल्कुल नया डीड बनाते हैं, ABC के नाम से, मतलब तीनों के नाम से नया डीड बनेगा, तीनों की सहमति होगी। मतलब इसमें क्या होता है, पुरानी पार्टनरशिप मर जाती है और नई पार्टनरशिप चालू होती है। यानी कि पहले ये 2 लोग का अधिकार था इस एसेट्स और लायबिलिटी पे, अब ये 3 लोग का अधिकार है एसेट्स और लायबिलिटी पे, नए रूल के हिसाब से। लेकिन पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक्ट 2008 में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि चाहे कोई पार्टनर आए या पार्टनर जाए, पहली बात तो पार्टनर लोग का एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई हक नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी तो उनका लिमिटेशन सिर्फ उनके कैपिटल तक ही सीमित होता है। जितना उन्होंने कैपिटल लगाया उतने ही तक उनको प्रॉफिट मिलेगा, और जब चाहे तब वो कैपिटल निकाल के ले जा भी सकते हैं, और अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो आ भी सकता है। इससे कोई भी डीड तो होता ही नहीं इन लोगों का। दूसरी बात, इनका कोई डीड तो होता ही नहीं है, क्योंकि तो एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो इनका डीड नहीं होता है। तो चाहे कोई पार्टनर आए या जाए, उसके एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई भी उसके एग्जिस्टेंस पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? इसके बाद आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू LPP। मतलब बोल रहा है कि पार्टनर, मैंने पहले ही बोल दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स रेगुलेशन है वो 2008 वाले रूल रेगुलेशन में अप्लाइड नहीं होते। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी तक क्या देखा, रिवाइज कर देते हैं। हमने देखा पार्टनरशिप के बारे में जाना, फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर उसके हमने राइट्स देखे, फिर हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में जाना, वो भी 1932 के अकॉर्डिंग। अगर आपको बोले LPP का डीड रखता है, कभी नहीं रखेगा वो, क्योंकि वो तो एक्ट है। जब एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सब एक्ट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो लोग डीड वगैरह नहीं रख सकते, या कभी अगर कुछ सिचुएशन पे कुछ क्लॉसेस के अंदर में रख भी सकते हैं, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग को कौन सा पढ़ाई करनी है? हमको क्या 1932 वाली पढ़ाई करनी, जो आप अभी तक में हम लोग को पढ़ाते आ रहे थे, या जो भी आपने बताया 2008 आपने बताया, उसको पढ़ना है? आपको 2008 सब बस यहीं तक पढ़ के याद रखना है। इतनी ही बात है 2008 की। आपको जो टोटल पढ़ाई करनी, जो आगे हम जितना ही पढ़ाई करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, ये हम 1932 के ही बारे में पढ़ेंगे। हम लोग 2008 के बारे में नहीं पढ़ेगा। ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा थ्योरिकल नॉलेज दिया, थोड़ा सा आज के डेट में मैंने आपको अपडेट कर दिया। बाकी जो हमारी टोटल पढ़ाई होगी फिर से अपन पुराने ही तरीके से पढ़ेंगे, वही 1932 वाला ही रूल एप्लीकेबल होगा। उस चीज़ को मत भूलना। एक बार भले कुछ 5 मिनट के लिए इसको भूल सकते हो, लेकिन उन लोगों को मत भूलना जो भी पढ़ रहे थे अपन लोग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, थोड़ा थ्योरिकल ही बातें हमने 2 क्लास में क्या कर ली, खत्म कर ली। अगले बार हम जो मुलाकात होगी हमारी, वो हमारी मुलाकात जो होगी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करेंगे। तो आज की क्लास कितना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।